As you all know, we have assembled this morning here in the courtroom to say goodbye to Mr. Imran Naqvi, Chairman Income Tax Appellate Tribunal. He was enrolled as Advocate of Supreme Court of Pakistan in 1965. In 1964, he was appointed part-time law officer, Electoral Property, Electoral Trust Property Board. In 1978, he was selected by the Federal Public Service Commission as judicial member in Income Tax Appellate Tribunal. In July 1993, he was appointed as acting chairman in Income Tax Appellate Tribunal, from which position he is retiring today. मेरे बचपन से ये था कंपटीशन करने का शौक कि मुझसे कोई आगे ना निकले। हर कोई और आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अबरार नकवी की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात की जाए जिसने ज़िंदगी में जो हासिल किया वो अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी लगन से हासिल किया। अबरार के वाले जो थे वो महकमा नहर में मुलाजिम थे। पहले सामान्य में रहते थे। सामान्य वो जगह है जो हजरत मसीह के 450 साल पहले भी था, यहाँ तक के पटियाले आ गया, वहाँ आके भी पढ़ता रहा। पटियाले से 18 मील के फासले पे एक बहुत पुराना कस्बा सामाना था। वो सादात की बहुत पुरानी बस्ती थी। उसमें रिजवी और बुखारी नकवी ये सब लोग रहते थे वहाँ पे। हमारे दादा भी वहीं के थे, हमारे वालिद भी वहीं के थे। तो हम लोग ज़्यादातर वैसे पटियाले में रहे हैं और अब्बा जी की ड्यूटी होती थी, वहाँ रहे। सामान्य भी जाते रहते थे लेकिन कम। सामान्य में जो घर था हमारा बहुत बड़ा घर था। उसमें बाग भी था, मर्दाना था, जनाना था। और मर्दाने में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसमें कम से कम भी मैं 200-300 आदमी नमाज़ पढ़ सकते थे। इतनी बड़ी मस्जिद थी और मस्जिद भी बड़ी करीम थी, छोटे ईंट की बनी हुई और 10 फुट 12 फुट ऊंची थी वो कुर्सी उसकी। एक हमारे बुज़ुर्ग की वहाँ पे मज़ार था, वहाँ पे गुम्बद बना हुआ था, कब्रिस्तान था। तो उसी कब्रिस्तान में मेरे दादा की, मेरी वालदा की कब्र वहीं थी। उस मस्जिद में मैं अज़ान भी दिया करता था। अब मैं जब गया था वहाँ इंडिया तो ढूंढते ढूंढते बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं वहाँ पे। अब मैं गया था, हमारे घर के काफ़ी हिस्से करके छोटे छोटे मकान बहुत से बन गए हैं। मस्जिद भी आधी टूट गई है लेकिन आधी मस्जिद कायम है वहाँ पे। वालिद हमारे इरिगेशन में ज़िलेदार थे।
वहाँ पे उस सिलसिले में पोस्टिंग होती थी। पटियाले एक जगह जाखल थी, वहाँ भी रहे कुछ अर्सा। सिर्फ ये पता था बचपन से कि मैं पहली रमज़ान को और जुमेरात का दिन था, उस दिन पैदा हुआ था। अबरार टोल मटोल से था। इनके जो ताया थे वो पीर साहब, वो उनको मोहब्बत में ओपन कहा करते थे। जंतरी में मैंने वो अंदाज़ा ही था 34, 35, 36 ये अंदाज़ा था यार। मैंने उसको निकालना शुरू किया तो 28 नवंबर 35 को जुमेरात का दिन भी था और पहली रमज़ान थी। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड कि मेरी पैदाइश जो थी 28 नवंबर 1935 की थी। हालांकि मुझसे कोई ज़्यादा छोटे नहीं हैं, सिर्फ 4 साल छोटे हैं, लेकिन ये अपने आप को कोशिश करते थे कि मेरे बराबर हो। बचपन में अबरार बहुत खलंडरे किस्म के थे, बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हर चीज़ की खोज रहती है, तलाश रहती थी कि इसकी तह तक कैसे पहुँचा जाए। तो हमारे अब्बा जी ने तो इनका नाम वकील साहब रखा हुआ था। उससे बड़े एक बहन और एक भाई। बहन का इंतकाल हो गया, भाई जिंदा है। मुझसे छोटी 4 बहनें थी। एक मुझसे छोटी बहन थी, उसका इंतकाल हो गया। एक सबसे छोटी बहन थी, उसका इंतकाल हो गया। हमारी वालदा का इंतकाल जब मैं 7 साल का था उस वक्त हो गया। हमारे जो ताया थे वो सारी उम्र उन्होंने इबादत भी गुजारी और 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उनको बेशुमार लोग पीर मानते थे, लेकिन वो खुद पीर कहलाना पसंद नहीं करते थे। चुनाचे जब उनके सुन्नी शिया सभी मुतक़िद थे उनके लोग। चुनाचे जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी नमाज़ जनाजा भी 2 हुई थी, शियों की भी हुई है, सुन्नियों की भी हुई। मेहनती बहुत, पढ़ाई लिखाई में होशियार था, माशाल्लाह ज़हीन था बहुत, अपने दर्जा पे दर्जा वो करता रहा। हम एक वो फ्लैट में रहते थे वहाँ पटियाले में, तो बिल्कुल सड़क के ऊपर था, बाहर बरामदा बना हुआ था। हर साल वहाँ पे महाराजा की सवारी निकलती थी हाथी पे बैठ के। तो मैं तैयार हो के, उस ज़माने में निकर होती थी, निकर पहन के, पैंट कमीज़ पहन के मैं तैयार हो गया, खड़े हो गया वहाँ पे कि महाराज को सलाम करूँगा मैं। और वो महाराज की सवारी आई, अब हाथी वो बिल्कुल नज़दीक से, बिल्कुल मेरे साथ ही नज़दीक से था। उसने महाराजा ने मुंह उस तरफ किया हुआ था। मैंने समझ रहा है कि अभी भाई तुम्हें देख नहीं रहा। मैंने ऊंचे से आवाज़ दी इसको, महाराज साहब। उसने देखा उसे, मैंने कहा सल्यूट हाथ से। तो वो देखा, उसने मुस्कुराया, चला गया। तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि मैं उसको 4 साल का था। मैं बचपन से ही काफ़ी मैच्योर था। जब पार्टीशन का हो गया था, पाकिस्तान का तय हो गया था बनने का, मैं उस वक्त भी अब्बा जी को मशवरा देता था कि हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। उस वक्त लोग नहीं सोचते थे बात, लेकिन मैं उनको ये मशवरा देता था। हालांकि मैं छोटा था, 12-13 साल का था। मैं कहता था पाकिस्तान की तैयारी करें, पाकिस्तान चले जाएं। वो बचपन का खिलंडरापन, वो सब कुछ जब ये पार्टीशन हुई है वो सब ज़ाया हो गया। उस वक्त ये हुआ कि अबरार साहब की उम्र मुश्किल से उस वक्त कोई 12-13 साल की होगी, मैं कुछ 17-18 साल का था। तो वो उम्र हमारे खेलने की और पढ़ने की थी, लेकिन उस वक्त हमारी सोच 40 साल की उम्र की थी। अम्बाले से पठान पुलिस में था, वो बेचारा रिटायर होके आया था, बीवी साहब थी उसकी। इतने में एक सिख आया तलवार लहराते हुए, और आकर के उसने कहा जो मसला उठ के खड़ा हो जाए। हम तो कोई नहीं बोल रहे उससे, वो तो पुलिस वाला था, उठ के खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा क्या सीख रहा? उसने क्या सीख रहा? उसने गर्दन पे मरी तलवार उसकी सिंदूर गर्दन पे। मैं आँखों देखी बात बता रहा हूँ तुम्हें मैं, क्योंकि एज बैग जाके पाकिस्तान तो जाके बना 14 अगस्त को ना, एज बैग में मार्च में पटियाला के अंदर, वहाँ पे सिख यहाँ से पेशावर से, रावलपिंडी से बेशुमार सिख वहाँ पटियाला शहर में आ गए थे। वहाँ
हिजरत करके। राजे महाराजा पटियाला जो था वो काफ़ी मुतासिर किस्म का था। जब यहाँ फसादात शुरू हुए ना, ये पहले यहाँ हुए हैं पाकिस्तान इलाके में, उसने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एकोमोडेट करूँगा। चाचे वो लोग जाके उनके कैंप बना दिए थे, वहाँ मार्च में उनके कैंप बन गए थे। उनके बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया, अगवा कर लिया, लूट लिया, माल सब कुछ कर लिया। और ये बातें हमारे यहाँ हिस्टोरियन ये बेईमानी करते हैं, ये बात छुपाते हैं, ये बात कि ये बात नहीं करते हर करने के लिए कि हम तो बड़े बेगुनाह किस्म के लोग हैं, उन्होंने सब कुछ किया। हमने भी किया, उन्होंने भी किया बाद में, लेकिन पहल हमने की थी। मैं स्कूल में पहले दूसरी जमात में दाखिल नहीं हुआ था। घर पे ही अब्बा जी कहते थे कि ये छोटा है, अभी छोटा है, छोटा है। घर में मुझे पढ़ना लिखना आ गया था उर्दू, तो मैंने बेशुमार किताबें पढ़ी हुई थी। जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ था तो मुझे वो स्कूल की बच्चों की किताबें लगती थी कि ये स्कूल सी किताबें हैं। मैं मेंटल लेवल भी इतना बढ़ गया था, लिहाजा मैं फर्स्ट भी आता था, सब टीचर भी मैं इज्जत करते थे। हाजिर जवाब बहुत थे, इंटेलिजेंट भी बहुत थे, और इंटेलिजेंस इनकी ऐसी थी कि अगर कोई बड़ा काफ़ी उम्र में बड़ा कोई गलत बात कह रहा है और इनके नज़दीक वो सही नहीं है, इन्होंने उसके मुंह पे कहते ना कि ये गलत है। सातवीं जमात पास करके 8वीं में था, जब छुट्टियाँ हुई थी अगस्त के महीने में, फिर फसादात हो गए, बलिया हो गए यहाँ पे। दिन पटियाला शहर में कत्लेआम रहा, बूढ़ा बच्चा जवान कत्लेआम। जार के वाले अबरार वगैरह ये 2 दिन उन्होंने रखा हुआ था, अपना आम लिबास करने हुआ था, चपली पहनी हुई थी। तो वहाँ में चचा हमारे जाकर हुसैन रहते थे, वो आए जल्दी से, उन्होंने कहा चलो 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 यहाँ से। अपने घर बार हम इस तरीके से छोड़ के निकले थे कि जैसे कोई इंसान सैर के लिए निकलता है। हम इस तरह निकले थे और कर्फ्यू लग गया, और इस तरह हम बुरे हालात के शिकार में बहादुरगढ़ के किले में 2 माह कैद रहे। हमारे अजीज़ थे, वो एयरफोर्स में थे, एक डॉक्टर बुखारी थे, उस ज़माने में कैप्टन थे। तो वो यहाँ से फौजी कॉन्वॉय लेके गया हमें रेस्क्यू करने के लिए। 17 ट्रक लेके गए वो यहाँ से। तो हमारी सारी फैमिलीज जो हम लोग बैठ के उसमें वहाँ से आए यहाँ पे। चलते चलते वो चेक करके जाने जगह थे। जब किले से हम निकले हैं, अजीब सी ताज़ा हवा लगी, ऐसा लगता है जब नहीं कितने अरसे से कैद में थे, हम बाहर निकले हैं। बाहर लोगों की लाशें गिरी पड़ी हुई जंगलों में, बेशुमार चील कब्बे खा रहे हैं उनको। वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जब पहुँचे हैं, फिर भी हमें खौफ तारी था कि हम पाकिस्तान नहीं आए हैं, यकीन नहीं आया था। जब हम बॉर्डर क्रॉस करके काफ़ी अंदर आ गए, पाकिस्तानी फ़ौजियों को देखा, झंडा देखा, फिर लोगों को यकीन आया। और मैं वो लम्हा भूलता नहीं हूँ कि इस कदर लोगों ने चीखें मारी हैं। वो चीखें भी थी, रोना भी था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे लोगों के, और चीख के और नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। वहाँ पे जब पहुँचे, उस वक्त जज्बा कुछ और ही था। उसमें कैंप में हम लोग सोचते थे, और मैं नहीं, हम नहीं, मैं तो बच्चा ही था, सब लोगों की सोच ये थी कि अल्लाह ताला हमें हिफाजत से पाकिस्तान पहुँचा दे एक दफ़ा। हम कोई जेवर नहीं बनाएंगे, कोई पैसा नहीं जमा करेंगे, हत्ता के बर्तन भी मिट्टी के खरीद के इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ नहीं लालच करेंगे, बस अपना खाएंगे पिएंगे, बस यही है, वरना कुछ नहीं है। ये लोगों की फीलिंग हो गई थी वहाँ पे। आहिस्ता 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 फिर वही डगर, लालच, बेईमान नहीं, चोरी, बाकी हर चीज़ सब भूल गए सारा कुछ। अब खेलना या पढ़ना वो तो एक बड़ी अजीब बात है, और यहाँ आने के बाद कोई आसरा ही नहीं था। यानी ना घर था, ना मुलाजमत थी, वालिद साहब की मुलाजमत चलेगी, मैं मैट्रिक करके नया आया था। अब हमें तो कुछ खाने के लाले पड़ गए, तो उस वक्त फिर शरारत और ये सब ख़त्म हो गई चीज़ें। हमें ले गए एबर्ट रोड पे, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए, हम लोग भी वहाँ चले गए। वहाँ पे सामने एक जहाँ मजलिसें होती हैं अपना एबर्ट रोड पे, ये कोठी खाली थी, ये कोठी में इन लोगों ने, तो हम लोग भी वहाँ चले गए, कुछ दिन वहाँ रहे वहाँ पे। हम लोग मुल्तान आए, 4 माह हमने क़याम मुल्तान में किया, और उसके बाद हम लगिया ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आए। और हम लोग लगिए इस ख्याल से आए कि वहाँ हमारी बिरादरी और कुछ अजीज़ सामान्य से हिजरत करके आ गए थे, और 48 से 52 तक
53 तक हम लगे में रहे। नहीं, अब्बा जी बहुत ज़रा छोटे दिल के आदमी थे। एक लेफ्टिनेंट इंजीनियर फायर बटालियन रहा था, वो यहाँ कहीं पोस्टेड था। इन्हें कहा मेरी उसके बाद पोस्ट करो, वो लगा हुआ था लोधरा, तो इन्होंने फिर लोधरा पोस्टिंग करा ली अपनी। ये लोधरा, हम लोग मुल्तान में थे, मुल्तान चले गए, ये लोधरा चले गए, तो वो कभी मुल्तान आए कभी लोधरा आए। उसके साथ अचानक अब्बा जान को हमारे टीबी का अटैक हो गया। फेरे लगने लगे, लइये आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं, और इस तरीके से वो 2 साल गुजर गए। और FSC का इम्तहान इन्होंने जैसे कैसे पास कर लिया। तो सुबह जाके हाज़िरी लगाते थे, और उसके बाद ये कि फिर कॉलेज में आते थे, 2-3 क्लासें अटेंड की, वहाँ हाज़िरी लगाई, फिर ऑफिस में जाके फिर काम किया। बहरहाल बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस तरीके से उन्होंने BA कर लिए। वो एक डॉक्टर अवान होते थे यहाँ पे, वो TB स्पेशलिस्ट थे, उनसे मेरी मुलाकात थी। एक बार मुझे पूछने लगे जॉब करेंगे, उन्हें क्या, वो रिस्पेक्टेबल जॉब मुझे कर लूँगा। कहने लगे डिस्ट्रिक्ट TB एसोसिएशन के सेक्रेटरी की जॉब खाली है, मैं चाहता हूँ आप जॉब कर लें। प्रेसिडेंट से मिलने जाके आप फॉर्मली आप उससे इंटरव्यू कर लेगा, आपसे मिलें। बस मिलने गया, उधर से चाय पिलाई, काफ़ी देर बातें करता रहा। तो मुझे कहने लगा आप ये जॉब ना करें तो बेहतर है। मैंने क्यों? कहना मैंने बातचीत से अंदाज़ा लगाया कि आप बहुत अच्छे वकील बनेंगे। तो फिर मैं चुप कर गया। वो कहना देखिए ये ना समझें कि मैं आपको जॉब रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब आपकी है, जॉब आपकी है, यू कैन ज्वाइन इट। लेकिन मेरा मशवरा है आपको। मैंने कहा मेरे कनेक्शन नहीं है, पता नहीं प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी। कहेंगे नहीं, अल्लाह मालिक है, जो मैंने देखे हैं आपके अंदर को टैलेंट लगता है मुझे। When he got the opportunity, he availed it full, not by availed it by किसी सिफारिश से या किसी सीढ़ी से, अपनी शेयर हार्ड वर्क से। मतलब इनकी अपनी जजमेंट जो हैं वो कोर्ट हुई हैं हाई कोर्टों में। मैं फिर वापस गया, मौलवी मुश्ताक से बात की कि जाके मैं प्रैक्टिस करूं, शुरू कर दूं। उसने कहा हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूर करूं। तो मेरा जो एनरोलमेंट है वो मौलवी मुश्ताक फॉर्म पे अपना मौलवी मुश्ताक के, मैं तो किसी वकील को जानता ही नहीं था, एक मौलवी मुश्ताक के दस्तखत है, एक शेख रफ़ीक के, वो भी मौलवी मुश्ताक को जानता था, जो बाद में पीपल पार्टी का था ना स्पीकर, ये उसके दस्तखत करवाए, तो मुझे उसी ने एनरोल कराया। लेकिन ये कि प्रैक्टिस जारी रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, बहुत ज़्यादा PR चाहिए, या ये कि बहुत पीछे को बड़ा जिम्मेदारा हो, या कुछ इस किस्म के जिनके केसेस वैसे ज़्यादा आते हैं। उस ज़माने में जब मैंने इम्तहान दिया, उस ज़माने में मैंने रिस्ट्रिक्टेड सर्विस इम्तहान दिए थे, पुलिस सर्विस का इम्तहान था उसके अंदर। और पुलिस सर्विस में कंबाइन था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। मेरी 28वीं पोजीशन आई, और पोस्टें थी टोटल जो थी वो 8 या 10 पोस्टें थी, जिसमें 5 बंगाल की थी, 5 इधर की थी। तो पंजाब की सिर्फ 2 सीटें थी, जाहिर है तो कैसे मिल सकती थी। दोबारा इम्तहान दिया मैंने, उसमें फिर वो फाइनेंस सर्विस का था, उसमें 56 नंबर आया मेरा, उसमें 20 सीटें थी कुल, पंजाब की सीटों की उसमें 8 सीटें थी। पास तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसमें सीट नहीं मिली मुझे। अब राय पढ़ता भी था, मुलाजमत भी करता था, वो गाले भी पड़े इसमें। फिर वकील के साथ खैर ज्वाइन कर ले गया। 1-2 हफ्ते मैंने उसके साथ काम किया, फिर मैं उसको छोड़ दिया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है। और वकील साहब बड़े खुशदिल आदमी थे, बड़े कहके लगाते थे, बड़ा हंसते थे। तो उन्होंने चाय मंगाई, उस ज़माने में हाफ सेट चाय होती थी, 2 कप उसमें चाय के, चीनी वहाँ पे। तो उस ज़माने चीनी शायद राशन पे मिलती थी। तो पहले तो उन्होंने मुझे बना के दिया, उन्होंने दिया, चीनी डाली और चीनी की तारीफ़ें करते रहे, वाह 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 वाह, इतनी मोटे दाने की चीनी, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत चीनी है। उसके बाद मुंशी को बुलाया कि चीनी जो बची है ना उसको लिफाफे में डाल के रख लो। मुझे बहुत बुरी लगी बात उनकी, ये तो ये ठीक नहीं है। कोई गलत बात कह रहा है और इनके नज़दीक वो सही नहीं है, इन्होंने उसके मुंह पे कहते ना कि ये गलत है। फिर एक और वकील के साथ काम करना शुरू किया। वो मुझे डिक्टेशन दिया करते थे। जैसे मैंने बताया मेरी अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी थी, तो अब वो मुझे रेट पिटीशन लिखा रहे हैं, वो फिक्रा जो मैं एक फिक्रे में लिख सकता था बात, वो पूरा एक पैरा लिखते थे। मैं बड़ा कोफ्त होती थी, नहीं यार ये क्या इतना पुराना वकील है, कैसे लिखा हुआ है।
उससे भी बड़ा मैं तंग पड़ा वहाँ पे। I'm sure he would get irritated with something or the other, but generally I've never seen him in bad temper. That is something which impresses me, and I've tried but couldn't acquire that capability myself. एक क्रिमिनल लॉयर था, मैं उसके साथ काम शुरू किया। इत्तेफाक से वो काफ़ी लीडिंग लॉयर था, अच्छा लॉयर था वो, लेकिन वो निकम्मा था बहुत, मेहनती नहीं था। उस ज़माने में इत्तेफाक से जब मैं उसके साथ था, बड़े मशहूर केसेस भी आने लगे, लोगों को नहीं पता था, रिटें भी आने लगी। वो तो क्योंकि काम करने का आदी नहीं करता नहीं था। मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मैं वो रिटें ड्राफ्ट करने लग गया। वो सारी रिटें मैं ड्राफ्ट करता था, उसको देता था, वो देख के बड़ा खुश होता था। मैं केस आर्गू वो कर देता था, मैं तो एडवोकेट नहीं था हाई कोर्ट का। तो लेकिन मेरा फ़ायदा ये हो गया, मुझे रिटों का बहुत तजर्बा हो गया। एक केस के सिलसिले में, मेरा ज़ाती केस था सियालकोट में एक दुकान का, तो मैं इनको लेके गया था, अपील कर रहा था। तो केस जब हियरिंग हुई, इन्होंने आर्गूमेंट किए, तो जज ने कहा जी कि ठीक है, आपके प्ली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप ऐसे करें कि जजमेंट लिख के दिया, मैं साइन कर दूँगा। तो इन्होंने जजमेंट लिख के दी, उसने साइन की, और वो जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक स्टे की। उस जजमेंट को कोई हटा नहीं सका था। फिर मोहम्मद अली मेरा एक दोस्त था, तो उसके एमए का दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में था, उसने रोक दिया था और बड़ा परेशान कि क्या करूँ मैं। तो वो मैंने इसकी रेट ड्राफ्ट कर दी, रेट बहुत अच्छी ड्राफ्ट हो गई। वो दिखाने के लिए एक वकील पहले उसको दिखाने के लिए गया, तो वो पहले वो जवाब दे चुका था। जब उसने ड्राफ्ट देखा मेरा, वो कहता जी मैं कर देता हूँ उसको। वो गया वहाँ पे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, वहाँ से वो डर के मारे इन्होंने कहा जी आ जाओ तुम, उसका दाखिला चला गया। प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। फिर वो 63 में पीसीएस का उन अखबार में पब्लिक सर्विस कमीशन का आया इश्तिहार, मैंने भेज दिया, अप्लाई कर दिया। इन द मीन टाइम मैं ट्रस्ट बोर्ड में लीगल एडवाइज़र हो गया। इसमें उस ज़माने में 500 रुपये दी सैलरी पार्ट टाइम की, प्लस 500 रुपये पर केस हाई कोर्ट के, जो ज़माने बड़ी फ़ीस होती थी, और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी अलग। तो मुझे बड़ा अच्छा ल्यूक्रेटिव स्टार्ट मिल गया। ब्यूरोक्रेसी की जो एक ख़ास अदा होती है वो उनके अंदर थी बचपन से, और वो रही थ्रू। तो शाह साहब भी इस फेवर में थे कि नहीं ज्वाइन कर लो, क्लास 1 सर्विस डायरेक्टली मिल रही है, और ये है वो है। जाके फिर मैंने इंटरव्यू दे दिया, जाके इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया, वो भी बाई नेम आया, इसकी वजह से ज्वाइन कर लिया जाके। तो पिंडी में मैं जाके सिविल जज लग गया जाके। लेकिन इनमें यह खूबी थी कि इनमें आगे बढ़ने का जज्बा था। फिर मैं डिसीजन हो गया, वहाँ पे हमारे कलीग थे, एक शेख अब्दुल्ला यहाँ पे सीनियर सिविल थे, तो मैं यही बात कर रहा था कि मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया है, वरना मैं बेटर ऑफ था। उन्होंने कहा और तुम बड़ी खाम ख्याली है। कहने लगे मैं 8 साल हो गए हैं मुझे सर्विस को मेरी, या 9 साल हो गए हैं, अभी तक कहीं दूर दूर मेरा प्रमोशन का चांस हुआ नहीं, नालायक भी नहीं हूँ मैं। ये किसी ने गलत बताया आपको, तो आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, जब बारी आएगी तो प्रमोट होंगे। बस मैं बड़ा बदल हुआ, इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया था। मैंने जाकर रिज़ाइन कर दिया। बस वो ऐसा था कि वैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हुए थे, मैंने LLB का इम्तहान नहीं देना था दाखिले के लिए। वो मैं एक दिन देखा दाखिले की फीस जाने दी, वो चोरी हो गए पैसे। लकी मेरे गुड लक समझ लें, मैं मुहिमा हल किया करता था, एक शमा मुहिमा होता था, उसका एक गलती का इनाम निकल आया, वो अच्छा खासा इनाम था, वो निकल आया, तो उसके वजह से पैसों से मैंने दाखिला भेजा LLB का। तो फिर इस तरीके से LLB हो गया, वरना तो मैं वहाँ पे लीगल एडवाइजर फिर हो गया ट्रस्ट बोर्ड में, वहाँ से भी फीसें आ जाती थी, वहाँ भी हो जाता था। लेकिन ये था कि क्योंकि मेरी ना कोई बिरादरी थी, ना कोई कनेक्शंस, प्रैक्टिस चलती है कनेक्शंस के साथ, तो मेरे ज़्यादातर केसेस ऐसे होते थे कि मैं केस आरू करके निकलता था, तो कोई ना कोई आदमी मुझे कहता था ये हमें आपको वकील करना है। एक लीगल प्रपोजिशन जो उन्होंने फॉर्मुलेट कर लेनी होती है और करते थे, तो उसका कोई गोशा वो छोड़ते नहीं थे कि आप
किसी साइड से किसी तरफ से कोई क्वेश्चन वो निकालने लेकिन जो प्रपोजिशन वो लेके आए उस पर ही इज़ ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। हमारे अब्बा जी ने तो इनका नाम वकील साहब रखा हुआ था। मैं वकील ही बनना चाहता हूँ और अब्बा जी के दोस्त भी मुझे यही कहा करते थे कि वकील बनाना। बचपन में मैं लोगों से आर्गू करता था, वैसे ही करता था, ऐसे करता था। जब मैं स्कूल में था मेरा नाम निक नेम रखा हुआ था एडवोकेट जनरल, लोगों ने 74 तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। तो उस पर वो ही था, मुझे फिर पीछे पड़ गया। हाँ हाँ कह रहे आप बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे आ जाए। मैं रिस्क करता रहा तो उनको मैंने ये मुझे सूट नहीं करता था। तो मैंने कहा जी मेरा ये स्टेटस होगा, तो कहना जी ठीक है। उन्हें भी ये मुझे इंक्रीमेंट एडवांस देंगे, कहना ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा लास्ट शर्त लगाई, मेरे जो मानेंगे नहीं है, मैंने मेरा हेडक्वार्टर लाहौर रहेगा, कहना ये भी ठीक है। अब मेरे पास कोई जॉब कोई नहीं था, लिहाजा मेरी जॉब करनी पड़ गई, तो प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। तो वो हो गया, वो अलग बात है। फिर वो होता ही था कि हेडक्वार्टर तो उन्होंने मान लिया मेरा, लेकिन होता ही था कि वो 2 दिन के लिए बुलाते थे वहाँ इस्लामाबाद के लिए आ जाए इधर, और 8 दिन वहाँ से आने नहीं देते थे। इस्लामाबाद में जो सबसे अच्छा मकाम था सरकारी मकाम वो मुझे अलॉट कर दिया, फिर वहाँ शिफ्ट कर गया। वहाँ मतलब मुझे याद है कि हम जब तक इस्लाम में रहे शायद ही कोई वीकेंड होता होगा जिसपे हम लोग मरी नहीं जाते होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक था घूमने फिरने का। उस ज़माने में काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। खुद मिनिस्टर भी बैठता था, मैं भी बैठता था। मिनिस्टर का साथ वाला कमरा मेरा था। वो बूढ़ा आदमी था, वो बैठा रहता था, मुझे भी बैठना पड़ता था। भुट्टो हमें 3 महीने का टाइम देता था, ख़त्म करेंगे। जो काम ख़त्म होने वाला था नहीं, बहुत काम होता था। फिर जब काम ख़त्म नहीं होता था फिर दोबारा हम समरी भेजते थे, फिर वो अप्रूव करता था प्राइम मिनिस्टर, फिर वो लॉ पास होता था, असम्बली में जाता था, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन होती थी। वो इस्लामाबाद रहे, शेख रशीद के साथ काम करते रहे लैंड कमीशन में, वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था और लीगल एडवाइजर था। और जिस तरीके से ये दफ्तरों में काम होते हैं ऐसे नहीं होते चिट्ठियाँ लिखें फलाने। भुट्टो बहुत खिलाफ था इन चीज़ों में। वो कहता है टेलीफोन किस लिए है, टेलीफोन पे काम करो, और वो होता भी यही था। 78 तक मैं फिर वहाँ पे रहा हूँ। उसके बाद फिर 77 में भुट्टो की तो हुकूमत ख़त्म हो गई थी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से वो मैं भी महसूस करता था कि मैं एक अपनी लाइन से हट के काम जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक जुडिशल पोस्ट निकली थी यहाँ पे, इनकम टैक्स सप्लाई ट्रिब्यूनल की। यहाँ हमने अप्लाई किया, यहाँ सेलेक्ट हो गया। एंड देन ही जॉइंड एज मेंबर इनकम टैक्स सेक्रेटरी ट्राइब्यूनल। तो मैंने फिर 91 में आके उन्हें ज्वाइन किया। उनके साथ बेंच भी रहे, वैसे भी मुलाकात रही। When we started taking tax cases, तो उसमें फिर अबरार साहब से भी प्रोफेशनली भी, he was in the court at that time, he was a judicial member, so I used to appear before him as well. तो 78 में फिर मैं यहाँ पे जुडिशल मेंबर हो गया। तो वहाँ से फिर मैं चेयरमैन हो गया, और चेयरमैन होकर वहाँ से रिटायर हो गया 94 में। नकवी साहब को मिलने के बाद अंदाज़ा होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट एमी बदनाम है। नकवी साहब वहाँ पर 40 साल नौकरी करके माशाल्लाह फारग हुए हैं, रिटायर हुए हैं। तो आई कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन दैट एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। I see him as a person who was a very kind income tax official of the member of the tribunal, then as the chairman. He was always willing to hear the lawyer, and I have never seen him lose temper or anything. फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं आई वांट किल माई सेल्फ। क्योंकि एक यहाँ पे इनकम टैक्स के वकील थे अमीन भट्ट साहब, पहले हाई कोर्ट जज भी हो गए थे। फिर बहुत लायक आदमी था, बहुत मेहनती आदमी था, बड़े बड़े केसेस उसके बाद होते थे, काम बहुत मेहनत से करता था, ओवरवर्क रहता था। He died at the age of 61, ब्रेन हेमरेज हो गया उसे। मैंने उससे तय कर लिया था आई एम नॉट गोइंग टू बी अमीन भट्ट। राजा यूसुफ ने फैसला किया कि लिमिटेड केसेस करूँगा, थोड़े से केसेस करूँगा, बर्डन नहीं कर डालूँगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जो कामयाब लोग हैं और जो भरपूर ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। एक आदमी ऐसा है जिसको मैं समझता हूँ
वो जस्टिस जमील हुसैन रिजवी। उनमें खूबी ये थी कि ही लिव्ड एवरी मिनट ऑफ हिज लाइफ। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। उनके मामूलात जो मैं बड़े क्लोजली देखते हैं और वो इकट्ठे काम भी करते रहे। Especially on the death of my father, he wrote a letter in which I have the original copy with me, and in which he what he thought of my late father, and it was an ideal for him, and he has always looked up to my father. And in fact, when he was retiring, and for his kindness, it was me who first went to him and I said to him, "You can have an office here with me." He said, "No, I would like to have it." And this office which he occupies was found by me for him. And then we shifted him and we made sure that he is. So he has been very kind to me always. इसी मतलब जब मैंने यहाँ वकालत शुरू की 92 में, तो 2 साल बाद ये भी तशरीफ थे इसी बिल्डिंग में। तो तब से हमारा इतना क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे बिल्कुल भाइयों की तरह। हर वक्त हम लोग इकट्ठे होते हैं। जब तक मेरे पास रहे मैंने उनकी कभी बुराई करते नहीं सुना। सिमिलरली यही आदत इनकी है, नकवी साहब की, किसी की बुराई नहीं करते। बस एक इनमें आदत है कि मर्जी के ख़िलाफ़ कोई बात पसंद नहीं करते। कि ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ एंथुजियास्टिकली, यानी ये किसी चीज़ से परहेज नहीं करते और बड़ा वेहमेंटली करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इससे हम लोग जो हैं मुस्तफ़ीद होते हैं बहुत। नकवी साहब आदत के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बेटों की तरह समझते हैं। कभी फ़र्क नहीं हुआ कि मैं उनके पास काम करने वाला लड़का हूँ। देखिए 15 साल लाइफ का एक हिस्सा होता है। 15 साल में मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मालूम हो जाता है कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने जो शाह साहब के बारे में फील किया है कि मतलब बहुत ही शफ़क़त और प्यार से पेश आने वाले। मैं 82 में अमेरिका गया था, कनाडा गया, वहाँ से फिर इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड रहा। तो मैंने वीज़ा तो सारे मुल्कों को लगवा के गया था, फ्रांस, जर्मनी और सारी जगह, लेकिन गया नहीं। फिर मैं और इंग्लैंड से वापस आ गया था। फिर 89 में नरगिस को लेकर साथ गया था, तो उसमें फिर स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, बेल्जियम, हॉलैंड। इंग्लैंड गए, वहाँ से फिर बाई रोड हम गए। मैं था, इब्रार साहब थे, अफसा और आपकी अम्मी। थोड़ी ईयर बैक फर्स्ट टाइम एक इत्तेफाक हुआ आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो उनके साथ तो एक्चुअली बड़े फूल पसंद और सख्त आदमी है वो, तो उनके साथ रह के बड़ी एक टाइम की पाबंदी और हर चीज़ उसका ख्याल रखना पड़ता है। क्यों घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है उनको, अब तक है, लेकिन अब उनमें हिम्मत नहीं है। तो मतलब अब लोग हम वहाँ गए थे ईरान ज़ियारत में, तो वहाँ पे जाके काफ़ी वो परेशान हुए, इसलिए कि ज़ाहिर है एक तो तबीयत उनकी ख़राब रहती है, दूसरा ये कि अब हिम्मत भी नहीं है, इतनी एज फैक्टर भी है। मैंने आज तक जब भी कोई दुआ मांगी या किसी को बददुआ दी है, दोनों पूरी हो गई। बददुआ दे के तो मैं वो पूरी होने के बाद मैंने तौबा की कि किसी को बददुआ नहीं दूंगा। हमारे ज़माने में स्कूलों में बहुत मार पड़ती थी, तो मैं और 2 और लड़के थे, हेड मास्टर ने एक मतलब अनाउंस किया कि हम बाहर से वो भरना है, एक्सेप्शन, ये भी एक ऑनर थी वहाँ भी दी। उसने घर पे काम करने के लिए दिया, तो एक उसमें लफ्ज़ आता था टू, मैंने स्पेलिंग लिखे TOW, आते थे मुझे, वो गलती से लिखती है। उसने मास्टर ने मुझे कहा कि बुलाया मुझे, तो बताओ स्पेलिंग क्या होता है, मैंने सही बताया, लेकिन ये क्यों लिखे गलत, मैंने गलती से हो गई। उसने मुझे माफ़ नहीं किया, 2 डंडे मैंने मारे। वो पहली और आखिरी मरतबा मुझे कभी मार पड़ी। मुझे आज तक भी ना घर में मार पड़ी थी कभी, ना कभी स्कूल में मार पड़ी थी। मेरे लिए बड़ा सदमा की बात थी। मैंने उसको उसी वक्त रोता गया और बदवा देता कि मर जाए, रोता गया बदवा। नेक्स्ट डे पता चला जब नहीं आया, और तीसरे दिन कहते उसका जन्म। बहुत कम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतनी शार्प मेमोरी के साथ होते हैं, और जिनको चीज़ें इस तरह टिप्स पे याद रहती हैं। एक बार तो मुझे ख्वाब आया कि अब्बा जी की तब्दीली होगी फलां जगह से फलां जगह पर। ख्वाब आया, सुबह उठ गया, 2 दिन के बाद मुझे खत आया, पता चला उसी दिन उनकी तब्दीली हो गई थी।
अब क्या ताल्लुक़ था इस बात से, मुझे कैसे पता चला ख्वाब में इस बात का? कुरान मजीद में भी जिक्र है, हज़रत यूसुफ को ख्वाब आया था, फिर हज़रत यूसुफ ताबीर भी बताते थे, ख्वाबों भी बताते थे, लिहाजा कोई हकीकत तो है ख्वाब के अंदर। बस हाँ, गुस्से की उनमें बहुत बुरी आदत, अच्छी आदत नहीं है, और बिला वजह नाराज़ हो जाना बच्चों पे, किसी पे भी गुस्से के तो खैर हमारी सारी फैमिली गर्म मसाला है, इसमें तो कोई शक है नहीं। ताया जी की, उनका भी मैंने इसका वाक़ा देखा ना। एक हमारे यहाँ खाने की मेज़ें नहीं होती थी, और खाने में बैठे खाना खाते थे, पीढ़ियाँ होती थी, वहाँ पे चौकियाँ होती थी, उस पर खाना रख के खाते थे। तो वो खाना खा रहे थे, सामने उनका शोरबा रखा हुआ था। हमारे यहाँ वो मुर्गी के पाली हुई थी, उसके बच्चे पाले हुए थे। एक मुर्गी का बच्चा आया, उसने उनके पाँव रख के उसमें सालन में एकदम भाग गया, और बड़े आहिस्ता सा बोलते थे, गुस्सैले थे बहुत ज़्यादा, दम आता था उनको। उन्होंने फ़ौरन कहा गया, अल्लाह करे मर जाए। वो बच्चे से निकला और बिल्ली ने फ़ौरन पकड़ लिया, उन्होंने मर गया। ये ऑलमोस्ट सेकंड्स में सब कुछ हुआ हो गई ये बात। और रेगुलर बहुत ज़्यादा है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे छुट्टी करनी, और इसके अलावा मेहनती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो भी कोई भी केस की हेयरिंग हो, बेशक कोई आर्गूमेंट हो ना हो, लेकिन साहब ने तैयारी अपनी मुकम्मल रखनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पंक्चुअलिटी दुनिया की आसान तरीन चीज़ है, इसलिए कि आपके अपने अख्तियार में होती है। बाकी दुनिया बेशुमार काम जो आप करते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे वालिदैन तो थे नहीं, किसी न किसी ने उनको, छोटी बहनें थीं, उनको कंट्रोल में रखना था, उनको डिसिप्लिन में रखना था। उसके लिए ज़रूरी था कि कोई आदमी जिसका रोब हो, तो घर वालों से, छोटे बच्चों से या बहनों से अब बेतल्लुक हो जाए तो रोब नहीं रख सकते। इसलिए डेलिबरेटली मैंने अपने आप को अलग किया। उस ज़माने में बहन भाइयों में इस हद तक क्लोजनेस नहीं होती थी जो कि आजकल के ज़माने में है। हम अपनी दुनिया में मगन होते थे, और लड़कों और लड़कियों की दुनियाएं भी अलग अलग होती थी। लड़कों की एक्टिविटीज़ अलग होती थी, लड़कियों के खेल और ये कि उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती थी, इसलिए हमें ज़्यादा क्लोज होने का इतना मौका नहीं मिला। बचपन में असल में भाई तो बड़े हैं मेरे से 6 साल, इतना बचपन इनके साथ हमारा खेल कूद में तो गुजरा नहीं, जाहिर है। पूरी फैमिली में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनकी। And Abrar Saab can, Mamu can be quite, jovial, and he can be, at the same time a bit assertive, and he has been assertive on a number of occasions, and I've accepted that assertiveness because of his stature. बहुत प्योर, बहुत जेन्युइन आदमी है। मेरे ख्याल से अगर उनकी लाइफ से गुस्सा निकाल दें तो उनकी जो है ना जो उनकी पर्सनैलिटी है वो आइडियल पर्सनैलिटी है। चंद मामलों में बहुत जज्बाती हैं, कुछ फैसले बड़े सुकून से और ईमान से करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे तो श्योर हंगामा होता है घर में, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पे नहीं होता, और ये इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और तुम जो समझते हो ना कि इनको लूज टेम्पर है, ये वो इसलिए है कि तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा वो है वकील तुमने झूठ बोला नहीं, और उसने तय तक पहुंचने के बाद ये कह देना ये बात गलत थी। अब उनको गुस्सा नहीं आएगा तो ये बताएं क्या होगा। और दूसरों ने वो जो रिएक्शन उनका होना है ना, वो तो जहन में रखा, जो उनका खलूस है उसको पीछे छोड़ दिया। उसमें 2-3 बातें हुई हैं जिसकी वजह से कोई बच्चे भी निगलेक्ट हुए हैं। नरगिस की सेहत अच्छी नहीं रहती थी, फिर बच्चे भी बहुत हो गए, फिर क्यूटी का प्रॉब्लम भी थी। मैं समझो मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, खुद भी बहुत मसरूफियत थी। फिर जब मैं सर्विस में चला गया इस्लामाबाद, सुबह 8 बजे जाके रात को 10-11 बजे आता था, इसकी वजह से बच्चे नेगलेक्ट हो गए थे। मुझे थोड़ा बहुत याद है कि लेट आते थे, और जब हम सो जाते थे सुबह हमारे उठने से पहले चले जाते। मेरी शादी हुई है 67 में, हर एक से बराबर का सलूक करते थे। अगर बहन है उसके लिए भी वही कानून है, बीवी के लिए भी वही कानून है, बच्चों के लिए भी वही कानून है। जब तक हमारी बहनों की शादी नहीं हो गई, अब दोनों भाइयों ने शादी नहीं की। मेरी शादी 62 में हुई, 1 साल के बाद मेरी छोटी बहन की शादी हुई, फिर उसके बाद बड़े भाईजान की 1 साल के बाद शादी हुई, और अबरार भाईजान की 67 में शादी हुई, यहीं इसी घर में समनाबाद के।
हम लोग पहले समराबाद में होते थे, उसके बाद फिर हम टेम्पल रोड आ गए, 4 साल वहाँ पे रहे, फिर इस्लामाबाद चले गए, 4 साल वहाँ रहे, फिर मॉडल टाउन आ गया लाहौर, 138 में 4 साल रहे, उसके बाद से फिर यहाँ। I respect them both because of your brother who is little handicapped and the way they look after him, it's commendable. क्यूटी जो है बड़ी कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। बात चीज़ों में तो उसको इतनी समझ में नहीं है जितनी 2 साल के बच्चे को समझ होती है। बात चीज़ों में उसमें इतनी होशियारी है कि वो बड़े बंदों से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ये छोटा बच्चा था जो उसे हम लोगों ने पाला है, और मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ जानती है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सबसे उनकी अच्छी जो आदत है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और हर एक के साथ ऑनेस्ट हैं, चाहे वो उनके अपने बच्चे हों चाहे कोई गैर हो। मुझे वैसे तो अपना बचपन उस तरह याद नहीं है, लेकिन वो रिपीट होने की वजह से पिक्चर्स और जो आवाज़ें रिकॉर्ड होती थी, और वो अब्बू की वजह से ही होती थी क्योंकि उनको शौक़ था बहुत। तो हर तस्वीर के पीछे उन्होंने डेट लिखी होती थी, इवेंट लिखा होता था कि किस मौके की है और क्या एज है। बच्चे हमारे सारे इंटेलिजेंट हैं, मुसअब बहुत इंटेलिजेंट है, हैदर भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हैदर कम गो है। वो ये हमें महसूस होता है कि कम गो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जो दूसरे लोग हैं वो उससे मुतासर होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा बोलता नहीं है ये। फॉर एग्जांपल कि अगर रात को जागने से मना करते थे या जो कुछ, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि उस टाइम जो हमें लगता था कि जी असूल पसंद है, वो चीज़ अब हमारे अंदर आ गई है, तो अब लगता है कि वो सही थे और हम गलत थे। एंड आई रिमेंबर दैट when I left a job about 10-12 years back, he was very upset with me, and he said that why did you leave this job, you're a career officer, you can't do that really. And right now as I grow old and my children are growing older, I find that the man has a vision, and he was right and I was wrong. So that's what I like most about him, is that he can be he has remained a judge, so he can make decisions and good ones too, and so he is a very good person to take advice from. वो ये था कि जब सबसे पहली बार जब अखबार में मेरा आर्टिकल छपा था, वो उनके लिए आई गेस प्राउडेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने सबको फ़ोन करके बताया था कि मेरा आर्टिकल अखबार में छपा है, और जब मेरा प्रोग्राम टीवी चैनल पे आया था उस वक्त भी आई गेस ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। मेरी अब्बू के साथ चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि आई थिंक मैं अब्बू की सबसे फेवरेट बच्ची होती थी बचपन में, और काफ़ी लाडली होती थी, और मुझे सब बहन भाइयों पर मैं रोब जमाती थी कि अब्बू को शिकायत लगा दूंगी हर बात। A to Z उन्होंने किसी में ये नहीं रखा कि कोई बायस सिस्टम नहीं था कि जी ये लड़की है ये लड़का है और इसके साथ ज़्यादा करूँ या इसके साथ कम करूँ, सबके साथ इक्वालिटी है और बहुत फैमिली ओरिएंटेड बनते हैं। और ये लोग जो थे इतने सेल्फ मेड थे कि यही नहीं पता कि चीज़ें आई कैसे, जबकि इन्होंने बड़ा टफ टाइम गुजारा। और वाकई मैंने 2-1 जगह पर जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व थी, जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेगरज दोस्ती क्या होती। 54 में हम समनाबाद जब गए हैं तो वहाँ उस वक्त तायर से मुलाकात हुई थी, उस वक्त से इसकी दोस्ती थी। बहुत मुखलिस आदमी था वो, बहुत ही मुखलिस आदमी, इससे ज़्यादा मुखलिस आदमी मैंने नहीं देखा कभी। बहुत नेक आदमी था, और वो आदमी था जिसको मरने से पहले भी मरने के बाद भी कोई आदमी उसकी बुराई नहीं करता था। बल्कि इन दोनों ने 2 ख़ानदानों को भी करीब किया, और ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था या कोई और ताल्लुक़ भी है, जो ये इतने एक दूसरे के साथ सिंसियर। हमेशा यही सुना ताहिर की ज़बान से कि अबरार जैसे इंसान तो बड़ा मुश्किल है, फैमिली को नहीं किया उसने, इसको ये किया, मतलब उनकी खूबियाँ हर किसी न किसी अंदाज से दोहराई जाती हैं। मोहम्मद अली की जो दोस्ती थी हमारी वो 1950 से थी। ये फर्स्ट ईयर में ये दाखिल होने के लिए आया था कॉलेज में। मोहम्मद अली शाह हमारे बहुत क्लोज थे, तो शाह साहब और आपके जो इब्रार साहब, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे आपस में, तो वो उनकी वजह से फिर हमारे साथ हुई। मोहम्मद अली को हर मेरी बात का पता था, मैं कोई बात उससे छुपाता नहीं था। मोहम्मद अली की हर बात मुझे मालूम थी, वो मुझसे कोई नहीं छुपाता था। बेतकल्लफ ही थी दोस्ती थी, और उसको मेरे घरेलू मामला, मेरे मसले, मसाइल, ज़ाती प्रॉब्लम, हर चीज़ उसको पता होती थी।
थे ही फैमिली फ्रेंड्स, और मगर मेरा ख्याल में शायद उससे भी बढ़ के थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार था आपस में दोनों फ्रेंड्स का, बिल्कुल भाइयों की तरह। और बहुत ज़्यादा रिलाई भी करते थे, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछने जाते थे और ज़रूर डिस्कस करते थे कि भाई अबरार ने ये कहा और मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू, और इस तरह करके ना। हाँ, दोस्ती तो मेरा ख्याल बहुत देर से है, जब से मेरे ख्याल के कॉलेज डेज से शायद, क्योंकि पिक्चर्स हैं जो मुझे सोर्स है मुझे पता चलने का, और बातों से नेचुरली। वो इतना कोई मेरे ख्याल से कोई इतना ख्याल नहीं करते हेल्थ के बारे में। जैसे कि अब शुगर भी है, मीठा वीठा भी खा लेते हैं और कोई परवाह नहीं करते, डॉक्टर के नहीं जाना, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, लेकिन ये है कि बहुत वेरी कॉशियस ऑन हिज फूड विच इज़ वेरी गुड। बस खाने का इस हद तक मुझे शौक़ है कि बदमज़ा ना हो। मीठे का शौक़ था है, लेकिन वो भी बहुत कम खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। भाई ऐसा था कि जो जैसे उन्होंने कहीं बाहर से मिठाई खाई, ठीक है, बच्चे ही थे ना, एक किस्म के फर्स्ट ईयर का बच्चा कितना होगा, तो वो जो थोड़ी सी मिठाई बच गई उनके पास, वो संभाल के रखती थे और ला के मुझे देते थे कि ये खुश होगी, मैं भी मीठे की शौकीन थी, मुझे अच्छी लगती थी। For number of years, he made it a point. He came to my house daily to meet his sister and to meet my sisters. He made a significant contribution to our lives, and he was there when we needed him. तो यहाँ पे हमारा ख़ास आना जाना था, मतलब मेरा ख्याल है हफ्ते में 1-2 चक्कर लाजमी लगा करते थे, और वापसी पे फिर हमें मामू स्पेशल छोड़ के आया करते थे कि नहीं आपने नहीं जाना, मैं छोड़ के आता हूँ हमेशा। हम भी दिली तौर पे समझते थे कि बस इनकी ड्यूटी और हमें छोड़ के आएंगे, ज़हनी तौर पर हम तैयार होते थे, बेशक ऊपर से कह देते थे अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अंदर से पता था नहीं वो तो ये छोड़ ही आएंगे। ये लोग जो है चेंज हो जाते हैं, जो ही पैसे आए, जो ही कोई ओहदा आया, जो ही कोई जो है किसी अपर ग्रेड में गए तो वो चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो चेंज नहीं आई। पैसे को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता। पैसा बहुत अहम चीज़ होती है, इसमें शक नहीं है, बिकॉज इट बाइज योर कम्फर्ट्स, या आपकी फ्यूचर सेफगार्ड के लिए आप थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा पैसे की जो अहमियत करता है उससे ज़्यादा अहम मुकाबले कोई नहीं होता। जो पीछे पैसे के पीछे भागते हैं, ये देख हर केस में ये ज़रूर हर केस को एक्सेप्ट करते हैं, ये चूज़ी है, अच्छा केस लेते हैं, मेहनत करते हैं। पहले मुझे पैसे की ज़रूरत थी, स्ट्रगल भी करता था और चीज़ें करता था, कमाता भी था, ख्याल भी करता था, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी होती थी। अब सारी बेटियों की शादी हो गई है, अब मेरी ज़रूरियात बहुत लिमिटेड हो गई हैं, पेंशन मेरी बढ़ भी गई है, काफ़ी ठीक ठाक पेंशन भी आ गई है। मेरा इतना हो जाता है कि मुझे ना भी मैं कमाऊँ तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ, बस इतना ही मुझे चाहिए, इससे अब मुझे कोई लालच नहीं होता। वो जो हैं वो सादा हैं, कभी उनको कोई ज़्यादा बड़ी गाड़ी का शौक़ नहीं हुआ, कभी किसी बड़े घर का शौक़ नहीं हुआ, रख सकते थे गाड़ी भी रख सकते थे, बड़ा घर भी ले सकते थे। बड़े से मुराद जिस तरह फार्म हाउसेज और छीछे केनाल और इस तरह का जो उनका प्रोफेशन है, दैट एक्चुअली डिफाइन हिज पर्सनालिटी एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि इज द मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव एवर सीन। He talks logic. As a lawyer, as a judge of his time, he used logic and very positive logic. जो मौजूदा जो हमारे लॉ प्रोफेसर से जिनका तल्लक है और जुडिशरी से जिनका तल्लक है, अनफॉर्चुनेटली वो नकवी साहब की तरह लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखते। हॉकी में खेलता था, फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, इंडोर गेम में कैरम खेलता था, मैं कैरम का चैम्पियन भी रहा हूँ, और कार्ड्स खेलता था, चेस खेलता था, ये सारी एक अंदर थी। और बाद में वक्त नहीं मिलता तो वो सब नहीं छोड़नी पड़ गई, सब चीज़ें हो गई, तो अलग बात है। काले विराट साहब बहुत अच्छा खेलते थे, अक्सर जीतते थे। और दूसरा ये जो हसरत मेरी रही, एक ये था कि मुझे मौसीकी में बहुत दिलचस्पी थी। म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है इनको, गाने वाने सुनने के, गाड़ी में भी और घर में भी गाना सुनाया करते थे वो। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं,
मन बीन जाता लेकिन उसको ज़िंदगी के तकदों में फुर्सत नहीं मिली इसको। यह हसरत है, आज भी है। उनके पिछले दिनों जो मेरी आंखें ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे खदशा पैदा हुआ कि शायद मैं ब्लाइंड हो जाऊं। मैंने उसी वक्त उन्हें तय कर लिया था कि अगर मैं ब्लाइंड हो गया तो मैं क्या करूँगा। मैंने हैदर को कहा था कि कोई ऐसे ढूंढो आदमी जो मुझे म्यूज़िक सिखाए आके। तो मैंने इसी वक्त सोच लिया था कि मैं ये म्यूज़िक की तरफ रिवर्ट कर जाऊँ। नकवी साहब के यहाँ इनके पास एक ख़ास किस्म का अदबी ज़ौक़ है। ये न सिर्फ खुद पढ़ते हैं बल्कि लोगों को पढ़ने की तशवीक देते हैं, और फिर जो लिखता है शख्स उसकी हर तरह से हौसला अफजाई फरमाते हैं। मुझे टू एक्वायर नॉलेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मेरे अंदर वो है। मेरे पास अच्छी खासी लाइब्रेरी है, तकरीबन हर सब्जेक्ट पे मेरे पास किताबें हैं। तख्लीकी और तनकीदी ज़हन के मालिक हैं, हर मौजू पे फिल बदी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट शख्स है। महीने की जो मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, इस मीटिंग में नकवी साहब को मिलने का इश्तियाक जो है वो एक अपनी पिक्यूलियर जगह लेता है। जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो है सर फ्रांसिस बेकन। वो उसके मज़ामीन जो हैं वो एक सफ़े ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े तकरीबन हर टॉपिक पे उसने लिखा है। दौलत पे, गुस्से पे, मोहब्बत पे, नफ़रत पे, हर चीज़ पे उसने लिखा है। लेकिन उसका 1 सफ़े या 1.5 सफ़े, लेकिन एक एक फ़िक्रा जो उसका है वो ज़रूर मसल बने हुए हैं। वो उसके मुझे बहुत पसंद है। उसकी राइटिंग को मैं फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी लिखता लिखाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर 3 लफ्ज़ों में मैं अपनी बात कह दूँ। मैं इसका भी कायल नहीं हूँ कि अगर आप शायरी फजकुर करते हैं कि काफ़िया रदीफ है कि नहीं है, सही बातें हैं नहीं, चंद एक मैंने शायरी नुमा चीज़ें भी की हैं। कई लोग कहते हैं ये इसका काफ़िया ठीक नहीं है, रदीफ ठीक नहीं है, मैंने ना होता रहा। बात ये जो मैंने कन्वे करनी थी बात वो कन्वे हो गई ना। मैं लिटरेचर बराए लिटरेचर का कायल नहीं हूँ। एक कंट्रोवर्सी चलती है, बड़े अरसे से चली आ रही है कि अदब बराए अदब या अदब बराए बामकसद अदब। मैं बामकसद अदब का कायल हूँ। He has a general interaction capability to talk on any subject and impart, convey some knowledge also to others, something which is worthwhile for others to spend their life and enjoy their life also. बहुत बड़ा अदीब था, थॉमस आर्नल्ड उसका नाम था। उसने अदब की तारीफ़ करी कि आप जो महसूस करते हैं उसको जो मनो-अन उसका इजहार करते हैं वो अदब है। फैज़ वो वाहिद शायर है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसने लोगों के लिखा इनकलाब के लिए लिखा, दुनिया बदलने के लिए लिखा। उन्हें खाली तसव्वुराती शायरी नहीं की, बामकसद शायरी की, फ़लसफ़ा किया। इसलिए इकबाल की भी इसी तरीके से इकबाल ने भी फ़लसफ़ा बयान किया, शायरी का बामकसद शायरी की। इसी तरीके से हाली ने भी कौम के दुख दर्द रोए हैं उसको देख कर उसको लोगों को कॉन्शियस बनाया। वो बता देता हूँ कि उसमें तीन उसमें 4 हर्फ हैं सिर्फ, उसका अफसाना है। एक है एन एंजल स्टॉप, द डेविल स्टॉप, डेविल मीट्स द एंजल स्टॉप, द एंजल टर्न्स डेविल। पूरा फिक्र अफसाना हो गया। बचपन में ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होती थी, यहाँ आ गए, यहाँ तकलीफ़ें रहीं पार्टीशन के बाद, फिर स्ट्रगल ज़िंदगी की शुरू हो गई। माँ बचपन में मर गई, बाप का भी इंतकाल हो गया, तो स्ट्रगल के अंदर कहाँ इतनी कम्फर्ट्स होती हैं इंसान की। स्ट्रगल करने के बाद वो अचीवमेंट्स मिलती है और उन्होंने काफ़ी अचीव किया है। सेल्फ मेड है टोटली ज़ीरो से, लेकिन उन्होंने आज जो कुछ किया है, जो नॉलेज उनके पास है, काफ़ी कम लोगों के पास होती है। सारी ज़िंदगी स्ट्रगल से अब आके 10-15 साल से रिटायरमेंट के बाद स्ट्रगल ख़त्म हो गई थी तकरीबन। उन्हें माली परेशानियाँ भी ख़त्म हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन अब ये है कि अब उस
कंफर्ट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। कि इनका ये था कि घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मुझे लगता है कि शायद अब भी हूँ, अब इनकी हिम्मत नहीं है इतनी, तो अब इतने प्रोग्राम नहीं बनाते कहीं जाने आने के, बल्कि कहते हैं कि अब मेरा दिल चाहता था बच्चे, जब मुझे टाइम नहीं मिला और ये वो, मैं बच्चों को मैंने उतना नहीं घुमाया जितना कि घुमाना चाहिए था। मेरा एक अफसाना है उसमें मिठाई, उसमें यही है कि जब उसको मिठाई खाने का शौक़ था, उससे पैसे नहीं होते थे उसके पास। जब बहुत पैसे हुए तो मिठाई खा नहीं सकता था क्योंकि शुगर का पेशेंट है। वकील की मिराज होती है जज बन जाए, मैं वकालत की, मैंने जज बन गया। सरकारी मुलाजमत की मिसाल होती है कि बड़े से बड़ा ग्रेड 22 ग्रेड होते हैं, 22 ग्रेड तक पहुंच जाए, मैं 22 ग्रेड तक पहुंच गया, वहाँ से रिटायर हुआ। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं इसको अचीवमेंट मैं नहीं समझता। कभी लगा ही नहीं कि ये परेशान है, मतलब इतनी अच्छी तरह इतने लोगों को के लिए काम किए, हर एक का ख्याल रखना, हर एक के लिए जो काम किए हैं उसमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये थके हैं किसी चीज़ से, या कभी उसके एब्सेंस में कोई उसकी कमज़ोरी का जिक्र। जिनको ज़हनी बालिदगी होती है, जिनकी जहन डेवलप होते हैं, तो वो फिर अपने ज़ात से बाहर निकल के भी सोचते हैं। पहले अपने बारे में सोचता है, फिर अपने भाई के बारे में सोचता है, अपने माँ बाप के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा डेवलप होते हैं इंटेलेक्चुअली, वो फिर इर्द गिर्द के माहौल के बारे में सोचता है, वो पड़ोस के बारे में सोचेगा, अपने और अजीज़ खानों के सोचेगा, बरादरी के बारे में सोचेगा, अपने शहर के बारे में सोचेगा। सबसे ज़्यादा ये कि हर किसी की केयरिंग है बहुत, हर किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले, सेंसिटिव हैं, हर किसी के मामले में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो बहुत बुलंद होते हैं वो फिर जनरली सारे इंसान के बारे में सोचते हैं, वो बहुत बुलंद इंसान होते हैं। उनके लिए ऐसा ही है जैसे चाँद पे बैठ के आप ज़मीन की तरफ देखें, हर चीज़ नज़र आती है, एक चीज़ नज़र आती है, तो वो उसके बारे में सोचता है, वो है सही अचीवमेंट। और जैसे उस दिन भी मैंने कहा था, ये जैसे ईदी है, ये इसकी अचीवमेंट है ज़िंदगी के अंदर। फितरतन ये रहम दिल हैं, शफीक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। बेस्ट हैबिट है अबू की कि लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से, मतलब अपने बच्चों से नहीं, अपने माँ बाप से नहीं, या अपने घर वालों से नहीं, सबसे प्यार करते हैं। सब बरादरी में सबके साथ अच्छा सलूक करें, किसी के साथ कोई बिगाड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, खुश अखलाक है, हर एक के साथ हमदर्दी करता है। इंसान की जो खुशियाँ होती हैं दो किस्म की होती हैं, एक जिस्मानी खुशी होती है, एक रूहानी खुशी होती है। जो हकीकी खुशी होती है वो रूहानी होती है। जिस्मानी खुशी जो होती है वो कुछ लेकर होती है, रूहानी खुशी जो होती है वो कुछ देकर होती है। जब मैंने बैटरी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ीस कितनी मांगनी चाहिए। मैं तो थोड़ी मांगूँ, पता नहीं ये थोड़ी है या ये ज़्यादा है, बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था। पहले क्लाइंट मेरे पास आया तो मैंने उससे एक फ़ीस मांगी, तो उसने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि अगर ये कहता है जी मेरे से 10,000 कम ले लो, 15,000 कम ले लो, मैंने बहस नहीं कर रही थी, मैंने मान जाना था। लेकिन जो मैंने कहा उसने मान लिया। उसी वक्त मुझे एक ख्याल आया कि मैं समझाऊँगा कि मुझे कम मिले हैं, 10-15,000 कम मिले हैं, तो मैंने अलग कर दी पैसा। जो दफ्तर के चपरासी और लोग मेरे पास कुछ सलाम वाम करने के लिए आते थे, मैंने उनको बांट दिए पैसे। आज भी मुझे सुनाते हुए भी खुशी हो रही है, मैंने नुकसान किया अपना, पैसे दिए उनको, लेकिन मुझे खुशी आज भी हो रही है उसकी, उस दिन भी खुशी हुई। ही अच्छे इंसान थे हमारे लिए। तो हमारी तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे होती थी, ड्राइवर को होती थी, किसी चीज़ की मुश्किल आती थी तो साहब को आगे बोल देते थे कि सर ये, तो वो साहब ने कभी ये नहीं कहा था, कभी हमें डांटा नहीं है, कभी गुस्से नहीं हुए हमारे साथ। आप घाटे में नहीं रहते, किसी को आप मदद करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपको घाटे में नहीं रहते। आपको रूहानी खुशी मिलती है जिसकी आप बाज़ार में नहीं बिकती, वो चीज़ मिलती नहीं है। लोग तो इधर से ले लो, उधर से ले लो, उधर से ले लो, लेने के चक्कर में उड़े रहते हैं, देने के ख्याल में नहीं आते। मेरे मियाँ की डेथ के बाद जैसा मेरे भाई ने मेरा किया है, मतलब किसी का भी भाई का करना बहुत मुश्किल है।
When we came back from Nigeria, my father died. And that's when another, side of the great man emerged. And that was the time when I needed him most. And he was there. उस वक्त इस नीयत से नहीं मैंने की कि मुझे रूहानी खुशी होगी मैं कर दूँ, इसलिए की कि उनको डिज़र्व करते थे, ज़रूरतमंद थे। मैंने इंसान मज़हब के लिए नहीं बना, हर मज़हब इंसान के लिए आया है, इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आया है। आपको अपना अक़ीदा खुद बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं, किस अक़ीदा आपका इसलिए बचपन से सुनते आए, नहीं। आपको पढ़ें, देखें, जिस चीज़ पे आप कन्विंस होते हैं उसी को फॉलो करें। कल को जो अल्लाह ताला के जवाब पर तलबी होगी आपकी, और सपोजिंग अल्लाह ये कहेगा कि जी आपका ये अक़ीदा गलत क्यों अपनाया आपने, आप कहेंगे जी नेक नीति से मैंने पूरी कोशिश करके जुस्तजू करके और कन्विक्शन के साथ अपना ये अक़ीदा बनाया, ये काबिल माफ़ी होगा। लेकिन ये काबिल माफ़ी नहीं होगा कि मेरे मस्जिद के मौलवी ने ये कहा था इसलिए मैंने अक़ीदा बना लिया था। अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुम्हें अक़ल सलीम दी थी, कुरान पाक दिया था, सब तुम क्यों गौर नहीं किया तुमने? बार बार लिखा कुरान पाक में कि क्यों गौर नहीं करते, क्यों नहीं गौर किया तुमने? कि मौलवी एक जाहिल मौलवी ने तुम्हें एक बात कर दी, तुम उसको गलत अक़ीदा बना के तुम्हारा दिल नहीं कबूल कर रहा उसको, और तुम उसको फॉलो करते चले आ रहे हो। नहीं, बस रिग्रेट्स बेटों के बारे में जो मैं चाहता था कि वो लायक फायक कोई बने, वो उसमें फील्ड में जाए, वो नहीं जाते। हैदर को चाहता था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मूसा को चाहता था कि आर्मी में जाए, वो दोनों ही नहीं गए। अगर मैं ज़्यादा कुछ डिग्रियाँ लेता और कुछ बड़े इम्तिहान पास करता और किसी अच्छी पोस्ट में होता तो वो मैं कह सकता था कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। दोबारा ज़िंदगी बने तो मैं जज बनूँगा। जज अपनी कोर्ट का मास्टर होता है, जो चाहता है कर लेता है, और इंसाफ करके जो खुशी मिलती है। मैं 16 साल जज रहा हूँ मैं, तो जो खुशी मिलती है इंसाफ करके वो जगह नहीं मिलती। He is still respected the same way if you visit the tribunal. जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इब्रार नकवी साहब से मशवरा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें हमदर्दी का मादा बहुत है। एज अ फादर भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना जाहिर नहीं करते। यानी उनकी कमज़ोरियों समेत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत में वो बड़े से बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर लें तो उनको अफसोस नहीं होता। वो जो है ना उनके अंदर मतलब वो मोहब्बत बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे इसी तरह, और बहुत अच्छी उनको सेहत दे, और सेहत के साथ अपने बच्चों की वो खुशियाँ देखें। आई प्रे फॉर हिम कि उनकी यहाँ ख्वाहिश पूरी हो, एंड आई प्रे कि जिनको जैसा चाहते हैं वैसा देखें। मुझे भाई बस गुस्सा कम करें अपना, गुस्से के गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, बस मेरी ये दुआ है। बस अच्छी सिफत यह है कि वो सबको इकट्ठा करके खिला पिला के खुश होते। जिस कदर हैदर ने अपने ख़ानदान के लिए किया उसके लिए अल्फाज ना कर। हम सब लोग वाकई में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद हमारे अंदर हम सब बच्चों के अंदर वो एक कमी है कि हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं जितने होना चाहिए। ना वो इतने एक्सप्रेसिव हैं ना हम लोग इतने एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन फील हिज लव इन हिज साइलेंस। I love the man, to be honest, and it really from the core of my heart. I think I really love him. Okay, I love my father. Great father. रोटी नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता। बेसुरी ताली नहीं रोटी नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता, मांगता है दाल करारी, मैं मारी नहीं पांदा, जुती नहीं पांदा, बूट नहीं पांदा, जुती नहीं पांदा, मंगदा जुती कोठो हारी, मैं